अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 1 बाय डॉक्टर नुमान खालिदी की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल पे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 इन डिटेल अपलोड हो चुके हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इनको आइडेंटिफाई करके बताना है, बस नाम बतानी है। ठीक है, आपको बताता चलूँ, पहले एक हमारे पास ऑर्डर होता है m क्रॉस n, हम इसको ऑर्डर कहते हैं, इसको हम ऑर्डर कहते हैं m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब होता है कि m मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, ये बात यहाँ पूरी होगी। अब देखो, जब भी हमने मैट्रिक्स देखना है कि स्क्वायर है, रो है, रेक्टेंगल है, इसमें एक बात हो सकती है, स्क्वायर क्या होगा जिसकी रोज कॉलम बराबर होंगी मेरे पास, रेक्टेंगल क्या होगा जिसकी कोई ना कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी मेरे पास, रो सीधी लाइन को कहते हैं हम, कॉलम हम इस तरह सीधी लाइन को कहते हैं, हमारे पास इस तरह सीधी लाइन कॉलम होती है। हमने बस ये देखना होता है, जैसे देखो इसका दो रो हैं, ये रो और ये भी रो, दो रो है, उसके दो ही कॉलम है, ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एम क्रॉस एन मतलब 2 बाई 2 उसका ऑर्डर आ रहा है। कॉलम मैट्रिक्स देखो यहाँ पे इसकी सिर्फ एक रो है, सॉरी कॉलम नहीं, रो मैट्रिक्स है सबकी, इसकी देखो एक ही रो आ रही है मेरे पास, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा मेरे पास। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों, इसकी दो रो हैं, तीन कॉलम आ रहे हैं, अगर तीन रो तीन कॉलम हो जाए तो मेरे पास वो स्क्वायर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे एक रो एक्स्ट्रा कम है मेरे पास, एक रो कम है और एक कॉलम ज़्यादा है मेरे पास, तो इसलिए यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। देखो यहाँ पे इसमें मेरे पास एक ही कॉलम है, तो मेरे पास ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। आगे देखो पांचवा है, ये देखो इसमें सिर्फ एक ही मेरे पास कॉलम आ रही है, एक मेरे पास रो कह सकते हैं, हम इसको कॉलम भी कह सकते हैं, इसको हम रो भी कह सकते हैं, दोनों ही बनते हैं मेरे पास। ये यूनिट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखो एक लफ्ज़ है ना इसके अंदर, ये यूनिट मैट्रिक्स भी मेरे पास ये बन रहा है। छठवां मेरे पास है नल मैट्रिक्स, सारी एंट्री जीरो आ रही है, मेरे पास नल बन गया। सातवां बन रहा है मेरे पास स्क्वायर, देखो 3 रो है इसके अंदर, 3 कॉलम है इसके अंदर, तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 3 बाई 3 के ऑर्डर से। आठवां देखते हैं, देखो 1 2 3, 1 2, या देखो रेक्टेंगल मैट्रिक्स बन रहा है, क्यों, इसमें देखो दो कॉलम है, 3 रो हैं, जिसकी वजह से ये मेरे पास ये बनेगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स, बराबर नहीं आ रहे तो मेरे पास ये रेक्टेंगल बन गया। और ये देखो मेरे पास नौवां बन रहा है, एक रो है, रो मैट्रिक्स बन गया, और ये मेरे पास ये नल मैट्रिक्स बनते हैं, क्योंकि देखो इसकी एंट्री 0 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब देखो हम इसको ये कह सकते हैं, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा होता है, अब बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मेरे पास डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जिसके डायगोनल हम इस वाले को, ये वाले को हम डायगोनल कहते हैं, सीधे हाथ वाले को, देखो ये सीधे हाथ वाली तरफ के उल्टे हाथ की तरफ जो इंक्लाइन कर रहा है, गिर रहा है, उसको हम कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं डायगोनल है मेरे पास, ये डायगोनल बनेगा, इसका ये डायगोनल बनेगा, डायगोनल एक ही होता है डायगोनल से। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक डायगोनल बन रहा है, ये भी एक डायगोनल बन रहा है। ठीक है, डायगोनल की एक शर्त ये होती है कि बाकी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, और डायगोनल वाली एलिमेंट में, डायगोनल वाली जो लाइन है इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे देखो अगर ये भी 0 हो जाए मेरे पास, ये भी 0 हो जाए मेरे पास, सिर्फ ये 1 हो ना मेरे पास, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि देखो इसमें एक एंट्री कोई सी नॉन जीरो आ रही है मेरे पास, और बाकी सारी 0 होनी चाहिए, शर्त ये भी होनी चाहिए। अब देखो इसमें बाकी दोनों 0 है मेरे पास, ये मेरे पास 2 और 4 है, तो मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास हुआ। ये देखो इसके तीनों टर्म्स मेरे पास, इसको हम, ये डायगोनल भी है, देखो ये डायगोनल भी बनता है, स्केलर भी बनता है मेरे पास, और ये मेरे पास असल ये बनता है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि देखो इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है और बाकी सारी एलिमेंट 0 आ रहे हैं, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ये देखो स्केलर, स्केलर क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसको हम स्केलर कहते हैं। देखो ये भी 3 है, ये भी 3, डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हैं मेरे पास, तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स हुआ। अब देखो ये भी स्केलर ही बन रहा है, क्यों, 4 + 1 5 हो गया, 6 - 1 5 हो गया, स्केलर बना मेरे पास। 1 यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसे आइडेंटिटी भी हम कह सकते हैं, तो मेरे पास देखो ये भी एक डायगोनल एलिमेंट बना, क्यों, क्योंकि देखो इसका आपको बताते हैं कोई से एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, देखो 4 यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री आ रही है और बाकी सारी 0 आ रही है, तो मेरे पास ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, वो कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए पहले हम आपको लिखने का तरीका बताता हूँ, अपने पेपर में वैसे ही करना है। पहले हमने लिखना है ए ट्री, ठीक है, टी लेने के बाद फिर हमने वापस ये लिखना है 104,
ठीक है। ये लिख के फिर हमने ऊपर टी दोबारा लिखना है, पता लगे कि दोनों का ट्रांसपोज लिया जा रहा है मेरे पास। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, या तो रो, मतलब रो ऐसे सीधी होती है, रो को कॉलम में बदल दो, आपकी मर्जी है, या आप कॉलम को रो में बदल दो, आपकी, ये भी मर्जी आपकी है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, है कॉलम, इसको रो में बदला जाएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू मेरे पास बनेगा 1 0 और 4, ये हो गया ट्रांसपोज। आपने पेपर में क्वेश्चन इस तरह करना है कि आपने दोनों तरफ टी लिखना है, फिर आपने ट्रांसपोज लेकर ये वैल्यू लिख देनी है। इसका मतलब होगा कि ए ट्रांसपोज मेरे पास ये आया। इस क्वेश्चन का ट्रांसपोज लेना था, हम इसका कैसे लेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू मेरे पास आएगा, पहले लिख लेते हैं 2 -7 4 4 6 और 5 आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो बी ट्रांसपोज मेरे पास आया। अब देखो दो कॉलम, इसको रो में बदल लेते हैं, मैं इसको भी रो में बदलूंगा, इसको भी रो में बदलूंगा। ठीक, देखो अब रो में कैसे बदलेंगे, ये कॉलम है तो इसको पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूंगा। जब इसको घुमाएंगे तो देखो ये 2 इधर आ जाएगा, ये ऐसे घूम के सीधा होगा। 2 -7 और 4 आ गया। अब ये नीचे गिरा देंगे, देखो सीधा है ना, सीधी कॉलम सीधा है, इसको नीचे गिरा देंगे। 4 6 और 5 उधर रह गया मेरे पास, ये इसका हो गया ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास सी। अब इसका ट्रांसफर लेना है, सी ट्रांसडेक्ट करने लगा मैं। ये देखो रो है तो कॉलम में आ जाएगा, 4 -1 6 आ गया मेरे पास। डी वाला होगा मेरे पास, डी ट्रांसपोज आएगा मेरे पास। अब देखो ये कॉलम है और ये भी एक कॉलम है, ये रो है ये भी एक रो है, या तो आप इसको रो में बदल दो या इसको कॉलम बदल दो। तो मेरे पास क्या होगा 4 3, मैं इस रो को कॉलम बदल लगा हूँ। ठीक है, 4 3 और 3 4 आ गया, सेम आना जवाब इसका। ई ट्रांसपोज मेरे पास आया। देखो अगर हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें और वापस घूम के वो पेरेंट मैट्रिक्स वापस आ जाए, जैसे ये था इसका लिया तो वापस घूम के आ गया, इसको हम कहते हैं सिमेट्री है। ये सिमेट्री ट्रांसपोज है मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और घूम के जवाब वही आ जाए जो मेरे पास असल मैट्रिक्स था, तो उसको कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। ए ई के बाद ट्रांसपोज आ गई तो मेरे पास देखो 3 5 और 7 1 आ गए मेरे पास। एफ़ की ट्रांसपोज आ गए मेरे पास, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो ये मेरे पास रो है, इसको मैंने कॉलम में बदलना है, तो मेरे पास होगा 3 4 1 7 5 और 7, सो 7 5 7। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें से इक्वल कौन सा। आपको एक बात बताता चलो, इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वल मैट्रिक्स और सिमिलर मैट्रिक्स में फ़र्क होता है। देखो ये और ये मैट्रिक्स, सॉरी ये मैट्रिक्स मेरे पास, आपको चलो इसका एक और एग्जाम्पल दे तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4। देखो ये दोनों आपस में सिमिलर हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम आ रहे हैं, लेकिन ये इक्वल तब होंगे जब इनके अंदर लफ्ज़, ये वाले लफ्ज़ भी बराबर होंगे। ठीक है, फिर बताता हूँ, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आ जाए तो वो सिमिलर कहलाते हैं, लेकिन इक्वल कब होंगे, जब उसके अंदर वाले लफ्ज़ होंगे ना, एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एंट्रीज भी कहते हैं, वो भी सेम होने चाहिए। देखो 2 4 6 8 है, 1 + 1 2 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 7 - 1 6 हो गया, 7 + 1 8 हो गया। ये दोनों इक्वल आ गए, ए और ई मेरे पास इक्वल आ गए। अब चलते हैं बी 3 2 है, एफ, ये दोनों इक्वल नहीं बन सकते, इसको इससे चेक करते हैं, ये भी इक्वल नहीं बन सकता। इस देखो दोनों सिमिलर तो आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन इक्वल नहीं आ रहे क्योंकि ऑर्डर सेम है, लेकिन अंदर एंट्री सेम नहीं है। अब देखो सी और चेक करते हैं, -2 सी है मेरे पास। डी क्या होगा 2 - 4 -2 6 - 8 -2। सी और डी मेरे पास इक्वल होंगे, बाकी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकालें। एडिटिव इन्वर्स मेरे पास क्या होता है, ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर मैं इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे पास इस ए को भी -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई किया और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास देखो -2 -4 और 0 आ गया। ठीक, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो -b इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -3 -7। देखो दोनों आपको पता है कि माइनस या प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो उसको प्लस कर देते हैं, +1 और +3। सी मेरे पास आ गया -1 0 -4 आ गया मेरे पास एडिटिव इन्वर्स सी का। डी का मेरे पास आया 0 -2 और 2 आ गया मेरे पास। और मेरे पास ई का आया -1 -5 -1 और -4 आ गया मेरे पास। और मेरे पास एफ का एडिटिव इन्वर्स आया -5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास कि मैंने एक्स और वाई की सिंपल वैल्यू निकालनी, बड़ा मजे का सवाल है, बीच में इक्वल आना है कि x + 3 = 2 आ गया मेरे पास, और कॉमा लगाया तो मेरे पास 3y = 2 आ गया। ठीक,
एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैंने वाई की निकाली तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास 2/3 होगा। दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, सेम मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास देखो x + 3 इज इक्वल टू वाई आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 बन गई मेरे पास। और मेरे पास 3y - 4 इज इक्वल टू मेरे पास 2x आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक, अब इसको सेट कर लेते हैं हम। x + 3 इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन नंबर इसको हम 3 कह देते हैं दोबारा। तो मेरे पास इसको सेट करते हैं तो मेरे पास देखो -2x + 3y इज इक्वल टू मेरे पास 4 आ गया। ठीक, यहाँ पे इसको मैं अब कटिंग करके सेट दोबारा लिख देता हूँ। मेरे पास होगा x - y इज इक्वल टू -3 होगा। ठीक, तो वैल्यू पूरी होगी। अब देखो यहाँ -4 था, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ +3 था, इधर आके माइनस हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को बराबर करना है और फिर उनको माइनस करना है, उसका जवाब मैंने निकाल लेना है। एक वेरिएबल से निगलेक्ट करेंगे, उसको हम माइनस करके साइड पे कर देंगे, एक बचेगा, फिर हम वापस वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास दूसरा भी आ जाएगा। अब देखो मैं -2 को बराबर करूँगा। ठीक है, -2 को इसके बराबर करूँ तो उसको मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 3/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2x - 2y इज इक्वल टू -6 आ गया। ठीक, -2x + 3y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 12। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको जैसे हम शुरू में किया होता है कि जी साइन बदल दो, वो क्या करते हैं इसके भी साइन बदल देते हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ, इसके साइन नहीं बदलने, क्योंकि देखो ऑलरेडी मेरे पास नेगेटिव में एक प्लस में आ रहा है। हम साइन तब चेंज करते हैं जब दोनों ही प्लस में आ रहे हैं। देखो ये भी प्लस में होता है ना, मेरे फर्स्ट को ये प्लस में होता है, फिर मैंने साइन चेंज करता है, सबके एक साथ करता है। लेकिन देखो तो ऑलरेडी माइनस में पड़ा है, अब मुझे क्या जरूरत है उसके माइनस साइन चेंज करने के लिए। सिंपल क्या करूँगा, उसको कटिंग करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 आ गया, एक वैल्यू आ गई। आपने इस 6 को पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कर लें या क्वेश्चन नंबर 2 में कर लें। करना है हमने इस वाले में होता है, करना हमने इनमें होता है, इनमें नहीं करना होता। इसको मल्टीप्लाई करके सेटिंग करते हैं, इनमें नहीं करते, शुरू वाली में पुट करते हैं वैल्यू। मैं पुट करूँगा इसके अंदर, तो क्योंकि हमने आसानी की तरफ जाना होता है, मुश्किल तरफ नहीं जाते। इसमें पुट करेंगे जवाब आ जाएगा, लेकिन सबसे मुश्किल होगा, हम इसकी तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे। क्वेश्चन लिख ली मैंने, x + 3 इज इक्वल टू 6 आ गया, इसको दे ले जाते हैं, x इज इक्वल 6 - 3, x इज इक्वल मेरे पास आ गया 3, दोनों वैल्यू आ गई। सॉरी यहाँ पे गलती होगी, मैंने गलती 12 लिख दिया, 4 आना था, यहाँ पे आना था मेरे पास -2 आना था मेरे पास। तो अब -2 का पुट करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे -2, तो ये आएगा -2 - 3, जवाब आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू -5। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास कि a वैल्यू ये है, b वैल्यू मेरे पास ये, b मैट्रिक्स मेरे पास ये आ रहा है। कह रहे हैं कि शो डैट a + b सिमेट्रिक। इसमें एक बात उन्होंने क्लियर कर दी, पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको मैंने बताया था कि सिमेट्री का क्या मतलब होता है, कि हम इन दोनों का जमा करने के बाद इनका ट्रांसपोज लेंगे और वापस जवाब a + b आ गया मेरे पास, वो सिमेट्रिकल आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, दोनों को जमा मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास ये आ रहा है 1 - 3, देखो 1 प्लस माइनस हो गया, -3 आ गया मेरे पास। अब अगला होगा मेरे पास -2 + 1, -2 + 1 5 - 2 आ गया, -2 + 1 3 + 0 और मेरे पास -1 आ गया, 5 - 2 और मेरे पास -1 0 + 2 आ गया मेरे पास। इसको जमा करते हैं तो a + b मेरे पास आया, जमा किया तो मेरे पास आया यहाँ पे -2 -1 और मेरे पास आया 3 -1 3 -2 3 -2 और मेरे पास 2 आ गया। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, देखो a + b होल ट्रांसपोज मैंने लिए, डायरेक्ट लेने लगा हूँ। देखो ये रो है, इसको कॉलम बदलूंगा, -2 -1 3 आ गया। ये रो है, इसका कॉलम बदलूंगा मैं, ये देखो इधर आ जाएगा, -1 3 बीच में रहेगा और मेरे पास -2 इधर आ जाएगा। अब ये नीचे रिलेटिव है ना, इसको खड़ा करेंगे ऊपर तो हमारे पास होगा ये रो को कॉलम बदलेंगे, 3 -2 और 2 आ गया। देखो कोई फ़र्क नहीं है, सेम जवाब आया। इसको कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स है मेरे पास। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और जवाब घूम के वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, पेरेंट मैट्रिक्स आ जाए, उसको कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स है मेरे पास।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, शो दैट ए बी सिमेट्रिक। ठीक है, वो कह रहा है कि ए और बी मेरे पास सिमेट्रिक, पहली बात यहाँ पे पूरी होती है कि ए और बी सिमेट्रिक है मेरे पास। और अगली बात वो कह रहा है कि ए और बी दोनों बराबर आ रही हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए बराबर आ रही हैं। अब कह रहा है कि शो करो ए बी मेरे पास सिमेट्रिक है। ठीक है, गिवन है मेरे पास, गिवन ए सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक था ना, ए टी इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, बी टी इज इक्वल टू बी आ गया, सिमेट्रिक हो गया मेरे पास। अब वो कह रहा है कि सिंस ए और बी सिमेट्रिक है मेरे पास, ए ये हो गया और ये भी सिमेट्रिक है मेरे और ये भी है गिवन मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू बी ए आ रहा है। ठीक, अब मैंने क्या करना है कि होल ट्रांसपोज तरफ लूँगा मैं, ए बी होल ट्रांसपोज लिया मेरे पास। अब इधर नहीं लेना, इसका मतलब पता है क्या होगा। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब वो मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज लिया जाता है तो इनका ऑर्डर चेंज कर देता है। जैसे देखो, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, एज गिवन ए टी इज इक्वल टू ए है और बी टी इज इक्वल टू बी है मेरे पास, गिवन है मेरे पास। तो वापस प्लेस करूँगा तो मेरे पास आएगा ए बी होल ट्रांसपोज, मेरे पास आया बी और ए। ठीक है, प्रूव हो गया मेरे पास। तो मेरे पास ये प्रूव हो गया। सो ए बी इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, शो डेट एवरी मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज कैन बी रिटन एज सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए टी और एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए टी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए रियल एंट्रीज के साथ हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, ए। ठीक है, इस बराबर हो सकते हैं ना। अब हमने क्या करना है, ए इज इक्वल टू मेरे पास 1/2 और 2a। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो कटिंग वापस ये आ जाएगा। अब 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ए इज इक्वल टू 1/2, मेरे पास क्या आएगा, a प्लस ए आ गया। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना। ऐसे कटिंग होगा, फिर वापस वही आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इनको अलग अलग करूँगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, a इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए टी प्लस 1/2 ए माइनस ए टी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, ये मेरे पास हो जाएगा c, ये हो जाएगा मेरे पास d। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले c को अब हमने करना है, नाउ वी शैल शो c इज सिमेट्रिक एंड d इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। मैं लिख के ऐसे रहा हूँ स्पीड से ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। सी को लेते हैं, सी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए टी आ गया मेरे पास। सिमेट्रिक चेक करने के लिए ट्रांसपोज लेना पड़े दोनों तरफ, सी ट्रांसपोज 1/2 ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। सी ट्रांसपोज मेरे पास 1/2 ट्रांसपोज अंदर लेकर आया तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बाकी। ठीक है, सी टी मेरे पास आया 1/2 आ गया मेरे पास। आपको पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिए तो वापस पेरेंट मैट्रिक्स आ जाता है, तो हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए आगे मेरे पास। सेटिंग करते हैं तो मेरे पास सी ट्रांसपोज आया मेरे पास 1/2 ए प्लस ए टी। देखो घूम के वही आ गया मेरे पास, ये सिमेट्रिक मेरे पास होगा। स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू मेरे पास 1/2 ए माइनस ए टी है। ट्रांसपोज के लिए डी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए टी होल ट्रांसपोज लिया, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस, देखो मेरे पास ए आ गया है। ठीक, अब माइनस कॉमन लेंगे हम 1/2 डी ट्रांसपोज इक्वल टू -1/2 माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। तो वापस देखो, वापस क्यू सिमेट्रिक आ गई। दिस प्रूफ डेट, लाइन लिख देना, दिस शोज डेट सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी सिमेट्रिक एंड डी इज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जिस टर्म का एंड में हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लें और वापस घूम के पेरेंट मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जो सिंपल खुद ब खुद ही है जब सिमेट्रिक होती है। यहाँ पे हमारी 6.1 एक्सरसाइज खत्म होती है, इसको ज़रा तफसील से देखिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।